वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर दिया गया है उसके सभी टॉपिक को इसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? WHO ने एक इसकी डेफिनेशन दी है कि प्रजनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य। मतलब यदि कोई व्यक्ति मेंटली या फिजिकली स्वस्थ होता है तो हम उसे स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। लेकिन WHO ने कहा नहीं, वो रिप्रोडक्टिव रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, उसके सारे प्रजनन अंग स्वस्थ होना चाहिए। इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे, एमनियोसेंटेसिस, बर्थ कंट्रोल, STD रोग और ART के विषय में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन के विषय में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं? पॉपुलेशन के विषय में ये बन सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत सारे इसके कारण हैं, जैसे बर्थ रेट हाई हो रही है और डेथ रेट कम हो रही है, प्रजनन दर बढ़ रही है और निरक्षरता के कारण भी ये पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा आय होगी। कम उम्र में विवाह से भी बच्चों की संख्या बढ़ रही है। यदि कम उम्र में विवाह होता है तो रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी बॉडी में होती वो बहुत अच्छी होती, तो बहुत सारे बच्चों का जन्म हो सकता है बहुत अच्छे से। अब यदि ये है हमारे जनसंख्या वृद्धि के कारण, अब यदि ये जनसंख्या बढ़ रही है तो कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही हैं? बहुत सारी समस्या हो रही हैं। जैसे हमें प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो तो सीमित है ना, तो उनकी संख्या में कमी हो रही है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उतनी ज्यादा वाहनों का प्रयोग होगा। बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन को क्या क्या, बर्थ रेट को हम कम कर सकते हैं, विवाह की आयु को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं, जिससे हम बचा सकते हैं कि भाई ज़्यादा बड़ा परिवार रहेगा तो क्या दिक्कतें, छोटे परिवार से क्या महत्व रहेगा उसका, ये सब बता सकते हैं। परिवार नियोजन के बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये पॉपुलेशन पर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर इसके बाद एमनियोसेंटेसिस आता है। एमनियोसेंटेसिस मीन्स क्या होता है कि गर्भ में पल रहे भ्रूण का उसकी जांच करना, उसमें क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल या उसकी जो संख्यात्मक है कोई भी असामान्यता तो नहीं है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें ये आप देख रहे होंगे कि ये यूट्रस का डायग्राम है, इसके अंदर भ्रूण है और ये एक झिल्ली में बंद रहता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। उस प्लेसेंटा में एक लिक्विड भरा रहता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये इंजेक्शन की सहायता से इस फ्लूइड को निकाला जाता है। 8 से 12 हफ्ते का जब भ्रूण हो जाता है एम्ब्रियो, तब इस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। तो इसमें क्या रहता है, जाइगोट की कुछ सेल्स रहती है, आपको ग्रीन कलर से मैंने बनाई दिख रही होगी। इसमें कुछ जाइगोट की कुछ सेल्स होती, तो इसमें हम माइक्रोस्कोप में देखकर 2 चीजें पता लगा सकते हैं। एक तो क्रोमोसोम्स की हम देख सकते हैं कि संख्या, संरचनात्मकता में उसमें कोई असामान्यता तो नहीं है, या XY गुणसूत्र की उपस्थिति के आधार पर ये हम लिंग का पता भी लगा सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। तो ये, लेकिन आजकल सरकार ने इस पे बैन लगा दिया है, क्योंकि ये लोग पता कर लेते हैं कि फीमेल चाइल्ड होने वाला है तो वो एबॉर्शन करवा देते हैं। तो इस पे कड़े नियम बना दिए गए हैं। तो ये एमनियोसेंटेसिस का क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है आपको और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर इसके बाद बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के कौन कौन से तरीके हैं? बर्थ कंट्रोल के 2 तरीके हैं, एक होता है नेचुरल या प्राकृतिक, दूसरा आर्टिफिशियल या कृत्रिम। नेचुरल तरीका क्या है? 3 तरीकों से, एक आवधिक संयम, बाह्य स्लखन या स्तनपान। आवधिक संयम का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल का मिलना उस दौरान ना हो जबकि एग्स बॉडी में उस फीमेल की बना हो। ये जो है जो समय रहता है, इसका निश्चित समय रहता है, जो कि ऋतुस्राव के बाद का पीरियड रहता है 10-12 दिन का। उस पीरियड में यदि फर्टिलाइजेशन की क्रिया ना हो तो फिर गर्भ नहीं बनता है। बाह्य स्लखन मतलब ये होता है कि स्पर्म को अंदर बॉडी के ना भेजा जाए। स्तनपान यानी क्या होता है कि यदि मतलब यदि कोई मदर है वो अपने बच्चे को फीडिंग करा रही है, वो जब तक फीडिंग कराती है तब तक उसके बच्चे वो गर्भ नहीं ठहर सकता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस दौरान क्या होता है कि बच्चे नहीं ठहर सकते हैं और गर्भावस्था नहीं आती है। ये बर्थ कंट्रोल के नेचुरल तरीके। फिर आर्टिफिशियल मेथड में क्या क्या है? इसमें है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, फर्टिलाइजेशन को रोकना है, और MTP की प्रोसेस है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स मीन्स क्या होता है कि मुखी गर्भ निरोधक गोलियां, ये गोलियों का सेवन प्रतिदिन करना पड़ता है तो उससे गर्भ नहीं ठहरता है। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि गर्भ को ठहरने से रोकते हैं, एग को बनने से ही रोकते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन रोकने की भी बहुत सारे तरीके, जैसे एक IUCD होता है, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस।
IUCD का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिक डिवाइस, यानी कि बॉडी के अंदर कुछ उपकरण डाल दिए जाता है, जैसे कि कॉपर टी, एक उपकरण होता है, उसको अंदर डाल दिया जाता है फीमेल की बॉडी में, जिससे कि क्या होता है कि स्पर्म अंदर प्रवेश ना कर पाए, फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। ऐसे ही फेमिडोम और डायफ्राम, ये भी ऐसे ही मेथड है। कंडोम, ये भी ऐसे ही मेथड है, जिससे क्या है कि स्पर्म जो है अंदर बॉडी में ना जा पाए, जिससे फर्टिलाइजेशन को रोका जा सके। फिर वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी होता ही है। वैसेक्टोमी यानी क्या होता है? पुरुष नसबंदी। इसमें पुरुषों की जो है वासा डिफरेंसिया को काट दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते। ट्यूबेक्टोमी में फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, जिससे कि अंडाणु जो शुक्राणु है वो अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो ये स्त्री नसबंदी, पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी। तो इतनी सारी प्रोसेस से हम फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है और बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर MTP भी एक प्रोसेस है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब इसमें क्या है? डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा एबॉर्शन की प्रोसेस, गर्भपात की क्रिया कराई जाती है, जिसके कारण कि बच्चे को पैदा होने से रोका जा सकता है। बर्थ कंट्रोल कराने के ये आर्टिफिशियल मेथड्स हैं। इसके बाद पॉपुलेशन हो गया, बर्थ कंट्रोल हो गया। फिर आता है STD रोग। STD का फुल फॉर्म क्या होगा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, यानी कि मेल और फीमेल के कांटेक्ट में आने के बाद जो डिसीजेज फैलते हैं उनको हम STD रोग कहते हैं। तो ये वैसे तो रोग बहुत सारे हैं, लेकिन NCERT में इन 4 रोगों के बारे में बताया गया है। पहला है इसमें एड्स, दूसरा गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पीज। एड्स जो है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किसके द्वारा होता है? HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसके द्वारा ये होता है। गोनोरिया किसके द्वारा होता है? निसेरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा। सिफिलिस किसके? ट्रिपोनीमा पैलिडम एक बैक्टीरिया होता है, उससे होता है। जेनाइटल हर्पीज जो STD रोग के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं कि भाई जो ये इसमें 4 रोग बताए हैं, 2 रोग एड्स और ये जो है जेनाइटल हर्पीज, ये दोनों वायरस से हो रहे हैं। गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरिया से होते हैं। तो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, तो आपको इनके रोग जनक के नाम बहुत अच्छे से याद करना है कि एड्स होता है HIV से, वायरस से, गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया से, सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम से, जेनाइटल हर्पीज वायरस से। अब क्या है कि एड्स पे बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कि एड्स क्या है, ये इसके लक्षण क्या हैं और इसका उपचार के तरीका क्या है, इसके फैलने के कारण क्या है। तो एड्स जो है एक HIV वायरस यदि बॉडी में पहुंच जाता है, वो किसी भी तरीके से पहुंच सकता है, जैसे कि ब्लड ट्रांसमिशन के दौरान, या हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, या मदर से जो उसकी यूट्रस में बेबी है उसको, या फिर मेल फीमेल के कांटेक्ट से भी पहुंच सकता है। तो ये कई तरीकों से HIV वायरस पहुंच सकता है बॉडी में। जब ये पहुंच जाता है तो ये करता क्या है? ये हमारी बॉडी में जो हेल्पर T सेल्स होती हैं, हेल्पर T सेल्स यानी कि जो हमारी सुरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को ये नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि इम्यूनिटी बॉडी में खत्म हो जाती है और धीरे धीरे बॉडी जो है बिल्कुल ही कमजोर होती जाती है। और साधारण सब इन्फेक्शन यदि होता है तो फिर वो रिकवर नहीं कर पाती। नेचुरल जो उसकी प्रोसेस है उसकी रिकवरी करने की, वो बिल्कुल बंद हो जाती। लिम्फ गांठ में सूजन हो जाएगी और रात को पसीना आएगा, छाले हो जाएंगे, बहुत सारा रात को पसीना आता है, बहुत बुखार हो जाता है। ऐसे इसके लक्षण है बहुत सारे, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। उसके अलावा ये जो और गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज जो है, इन सभी रोगों में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उन पे छाले आना, मवाद निकलना, दर्द होना, ये सब होता है। तो इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद करना है। रोग जनक के नाम, रोग के लक्षण, एड्स पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है ART। ART मीन्स क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, यानी कि सहायक प्रजनन तकनीकें। यानी कि जो लोग बंधे होते, स्टेराइल होते, मतलब बच्चे पैदा करने की जिनमें क्षमता नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनके लिए ये टेक्निक्स अपनाई जाती है, ART कहलाती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन NCERT में 3 टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, IVF, ZIFT और GIFT। IVF का फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और ये GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब इनमें होता क्या है? IVF में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बॉडी के बाहर कांच के एक बर्तन में
जो है फर्टिलाइजेशन कराते हैं, यानी मेल की बॉडी से स्पर्म, फीमेल की बॉडी से एग लेते, कांच का बर्तन लेते और बॉडी के अंदर जो कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर, प्रेशर की, वो सब रख के उनको फर्टिलाइज कराते हैं और फिर भ्रूण को यूट्रस में डाल देते हैं। आगे का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या करते हैं, इसमें मेल फीमेल की बॉडी से प्राप्त करा, उनको मिलाया बॉडी के बाहर, जाइगोट बना और नेक्स्ट डे यानी एक दिन बाद ही यूट्रस में डाल देते हैं। और गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या करते हैं कि मेल की बॉडी से स्पर्म लिया, फीमेल की बॉडी से एग लिया और दोनों को मिलाकर फैलोपियन ट्यूब में डाला, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ करवाते हैं, इसमें फैलोपियन ट्यूब में। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फुल फॉर्म याद रखना है, ये इसका क्वेश्चन फुल फॉर्म का भी आ सकता है, 2-2 नंबर का इसके वर्णन आ सकते हैं, ART टेक्निक्स कौन कौन सी ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना। इसके बाद जो लास्ट आता है इस चैप्टर में वो है टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं कि इसमें भी वही प्रोसेस है कि मेल की बॉडी से स्पर्म और फीमेल की बॉडी से एग लेकर के एक टेस्ट ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, टेस्ट ट्यूब आपने लैब में देखा होगा, लैब में उस टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिलाते और मिलाने के जैसे ही मिलाया तो जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद सेल डिवीजन हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 से बनती जाएंगी सेल। जब 32 सेल्स बन जाएंगी, यानी 32 सेल्स का जब गुच्छा बन जाएगा तब उस गुच्छे को मतलब उसको फिर फीमेल के यूट्रस में डालते हैं और आगे का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। तो इसे परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो इतने सारे जो मेन हेडिंग्स मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हैं 1 शॉट में बताई, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं।